हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पीडियाट्रिक नर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने MPSB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के लिए एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किए हैं, तो उसी से रिलेटेड आज हम आप लोगों को एक बुक से रिलेटेड गाइडेंस देने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है, जिसमें आप लोगों को ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के लिए स्टडी मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। आप इजीली मार्केट में जाकर शॉप से परचेज़ कर सकते हैं, या फिर जो बुक है अगर इसे आप अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक में कंटेंट क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पर लोगों को पता है कि टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें 75 मार्क्स का जो पेपर रहता है वो टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड रहता है और 25 मार्क्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड रहते हैं। तो दोनों ही पार्ट से रिलेटेड कंटेंट बुक में मिल जाएगा। टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएंगे। आप लोगों को यहाँ पर 25 जो है प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे, जिनमें आप प्रैक्टिस देकर भी जो है अपनी एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। तो जो बुक है ये इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी और लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ईज़िली आप जो है लिंक पर क्लिक करके बुक को परचेज़ कर सकते हैं। यदि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल, इसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको जो एप्लीकेशन की लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। वहाँ पर आप इजीली लिंक पर क्लिक करके भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF मिल जाएगी, जिसे देखकर आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूछा गया है, एट वॉट एज डज अ चाइल्ड नॉर्मली डेवलप अ सोशल स्माइल। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी एज में जो चाइल्ड है उसमें सोशल स्माइल का माइलस्टोन डेवलप हो जाता है। सोशल स्माइल मतलब कि जब जो छोटा बच्चा रहता है उसका सोशल डेवलपमेंट होने लगता है, तो वो लोगों को देखकर स्माइल करने लगता है। उसके पहले जब वो न्यूबॉर्न रहता है तब उसके अंदर ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है कि वो लोगों को पहचाने, उन्हें देख के स्माइल करे। लेकिन धीरे धीरे जब चाइल्ड का सोशल डेवलपमेंट होने लगता है वो सबको देखकर स्माइल करने लगता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सोशल स्माइल का जो माइलस्टोन है वो कौन सी एज पर डेवलप होगा। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं 8 वीक, ऑप्शन नंबर बी इज़ 4 वीक, ऑप्शन नंबर सी इज़ 16 वीक एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 12 वीक्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सोशल स्माइल का माइलस्टोन कौन से एज में डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, 8 वीक्स। 8 वीक्स की एज मतलब 2 मंथ का जो चाइल्ड रहता है, 2 मंथ में सोशल स्माइल का जो माइलस्टोन है ये डेवलप हो जाता है। 2 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो वो लोगों को देखकर स्माइल करना स्टार्ट कर देता है। और यदि यहाँ पर पूछा जाए कि अपनी मदर को कब रिकॉग्नाइज़ करता है, तो 3 मंथ की एज में, मतलब 12 वीक्स जब कंप्लीट कर लेता है चाइल्ड, तब वो अपनी मदर को रिकॉग्नाइज़ करता है। इसके पहले अपनी मदर को नहीं पहचानता है, लेकिन धीरे धीरे वो 3 मंथ का जब कंप्लीट हो जाता है तब अपनी मदर को पहचानने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द चाइल्ड हैज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ डेसिडियस टीथ एट द एज ऑफ विच ईयर। यहाँ पर पूछा गया है कि चाइल्ड के जो डेसिडियस टीथ हैं, जिन्हें टेम्पररी टीथ भी कहा जाता है, वो कौन सी एज में जो है कंप्लीट सेट आ जाते हैं। 2 टाइप्स के टीथ होते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी टीथ जो कि कुछ समय के लिए रहते हैं, उसके बाद फिर जो है परमानेंट टीथ आते हैं। तो यहाँ पर डेसिडियस टीथ को ही टेम्पररी टीथ कहा जाता है, और हमें बताना है कि पूरे कंप्लीट जो डेसिडियस टीथ होते हैं वो कौन सी एज पर आ जाते हैं। टोटल डेसिडियस टीथ जो है वो 20 होते हैं नंबर में, और यदि परमानेंट टीथ की बात की जाए तो 32 होते हैं नंबर्स में। तो यहाँ पर हमें बताना है कि टोटल 20 जो डेसिडियस टीथ हैं वो कौन सी एज में आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी इज़ 1.5 ईयर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 2 ईयर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 2.5 ईयर।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, 2.5 ईयर। जो 2.5 साल के बच्चे होते हैं उनके जो डेसिडियस टीथ होते हैं जो कि 20 होते हैं नंबर्स में, तो ये कम्प्लीटली जो हैं 2.5 ईयर के जो बच्चे रहते हैं उनमें कम्प्लीटली टेम्पररी टीथ आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन अ हेल्दी चाइल्ड द हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू ईच अदर अराउंड द एज ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो हेड सर्कमफेरेंस होता है चाइल्ड का वो उसके चेस्ट सर्कमफेरेंस के इक्वल कौन सी एज ग्रुप में होता है। तो यहाँ पर पहले तो हम आपको बता दें कि जो नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस है वो रहता है 33 से लेके 35 सेंटीमीटर। जब न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है उस समय जो हेड सर्कमफेरेंस है वो 33 से 35 सेंटीमीटर होता है और चेस्ट सर्कमफेरेंस जो है वो 31 से लेके 33 सेंटीमीटर तक होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जब न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो जो हेड सर्कमफेरेंस रहता है न्यूबॉर्न का वो ज़्यादा बड़ा होता है चेस्ट सर्कमफेरेंस से। उसके यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी एज में दोनों इक्वल हो जाते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 3 to 6 month, ऑप्शन नंबर बी इज़ 6 to 9 month, ऑप्शन नंबर सी इज़ 9 to 12 month एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 15 to 18 month। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो हेड सर्कमफेरेंस है वो चेस्ट सर्कमफेरेंस के इक्वल यानी बराबर कौन सी एज में हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, 9 to 12 month। जो 9 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे होते हैं उनका जो हेड सर्कमफेरेंस रहता है वो उनके चेस्ट सर्कमफेरेंस के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बर्थ के टाइम पर हेड सर्कमफेरेंस जो है वो ज़्यादा रहता है, लेकिन 1 साल की एज कंप्लीट होने के हो जाती है जब हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस दोनों बराबर हो जाते हैं। उसके बाद पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले थेरेपी ड्यूरिंग इन्फेंसी इज़। यहाँ पर पूछा गया है कि प्ले थेरेपी की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है ड्यूरिंग इन्फेंसी, मतलब इन्फेंट वाली एज में। ऑप्शन नंबर ए इज़ फिजिकल डेवलपमेंट कराने में हेल्प करता है, सोशल डेवलपमेंट कराने में हेल्प करता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी इज़ इमोशनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो प्ले थेरेपी है इन्फेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है प्ले थेरेपी का। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, फिज़िकल डेवलपमेंट। प्ले थेरेपी है वो इन्फेंट का फिज़िकल डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ऑक्यूरेंस ऑफ एडिपस कॉम्प्लेक्स इज कॉमनली सीन इन। यहाँ पर पूछा गया है कि जो एडिपस कॉम्प्लेक्स होता है वो कौन सी एज ग्रुप में और किस में प्रेजेंट होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ गर्ल्स बिटवीन 1 to 3 ईयर, 1 से 3 साल की गर्ल्स में होगा, या फिर 1 to 3 ईयर्स के जो बॉयज़ रहेंगे उनमें प्रेजेंट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ गर्ल्स बिटवीन 3 to 5 ईयर्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ बॉयज़ बिटवीन 3 to 5 ईयर्स। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो एडिपस कॉम्प्लेक्स होता है वो किस में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, बॉयज़ बिटवीन 3 to 5 ईयर्स। जो बॉयज़ रहते हैं 3 to 5 ईयर्स के इनमें एडिपस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है, और जो गर्ल्स रहती हैं 3 to 5 ईयर्स की उनमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो ये जो एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है ये क्या होता है, तो यदि जब चाइल्ड जो 3 to 5 ईयर की एज में रहता है, जो सिगमंड फ्रूड के अकॉर्डिंग जो उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया है साइकोसेक्सुअल थ्योरी में, उन्होंने चाइल्ड है उसे अलग अलग स्टेज में डिवाइड किया है एज के अकॉर्डिंग, जैसे ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनाइटल स्टेज। तो उनकी जो यहाँ पर फैलिक स्टेज उन्होंने बताई है, फैलिक स्टेज जो है वो 3 to 5 ईयर्स के जो चाइल्ड होते हैं वो फैलिक स्टेज में होते हैं, और फैलिक स्टेज में एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। एडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो मेल में प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है वो फीमेल में प्रेजेंट होता है। इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो बॉयज़ रहेंगे
उनका अट्रैक्शन उनके अपोजिट जेंडर वाले पेरेंट्स की तरफ होगा, मतलब जो बॉयज़ रहते हैं उनका अट्रैक्शन उनकी मदर्स की तरफ होता है, और यहाँ पर जो गर्ल्स रहेंगी उनका अट्रैक्शन उनके अपोजिट जेंडर वाले पेरेंट्स की तरफ होगा, मतलब जो गर्ल्स हैं उनका अट्रैक्शन अपने फादर की तरफ होता है। तो यही बताया गया है कि जो 3 to 5 ईयर्स एज ग्रुप के चाइल्ड रहते हैं उनमें अपने अपोजिट जेंडर वाले जो पेरेंट्स रहते हैं उनके प्रति अट्रैक्शन होता है, और उसी को उन्होंने एडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा गया है। तो बॉयज़ में जो है एडिपस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, वो अपने मदर के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो गर्ल्स हैं उनमें वो अपने फादर के तरफ अट्रैक्ट रहती हैं और उनमें इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न इज़ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। यहाँ पर पूछा गया है कि जब हम न्यूबॉर्न का टेम्परेचर लेते हैं एक्सिला से, तो जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल कितना रेंज में रहना चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 40 to 42 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी इज़ 30 to 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इज़ 32.5 to 34 डिग्री सेल्सियस, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल एक्सिला से जब हम टेम्परेचर लेते हैं न्यूबॉर्न का तो इतना टेम्परेचर नॉर्मल कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मैच्योर पिंसर ग्रास्प इज अटेन्ड बाय विच मंथ। यहाँ पर पूछा गया है कि जो मैच्योर पिंसर ग्रास्प होता है वो कौन से मंथ में जो है मैच्योर तरीके से कंप्लीट आ जाता है। तो यहाँ पर पिंसर ग्रास्प क्या होता है, तो पिंसर ग्रास्प जो चाइल्ड रहेगा वो अपने थंब और अपनी इंडेक्स फिंगर की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करने लगता है, उसे पिंसर ग्रास्प कहते हैं। जिस तरीके से हम अपने हाथ में पेन या पेंसिल को होल्ड करते हैं अपने थंब और इंडेक्स फिंगर की हेल्प से, तो उसे ही पिंसर ग्रास्प कहा जाता है। तो पहले ये जो पिंसर ग्रास्प है ये इमैच्योर तरीके से आता है और धीरे धीरे मैच्योर आ जाता है। तो पहले ये पिंसर ग्रास्प इमैच्योर रहता है, फिर धीरे धीरे ये मैच्योर हो जाता है। तो यहाँ पर मैच्योर पूछा गया है कि मैच्योर पिंसर ग्रास्प कौन से मंथ में जो है कम्प्लीटली हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ 8 मंथ, ऑप्शन नंबर बी इज़ 10 मंथ, ऑप्शन नंबर सी इज़ 12 मंथ, एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 18 मंथ। तो यहाँ पर हमें मैच्योर पिंसर ग्रास्प बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी 12 मंथ। 12 मंथ की एज में मैच्योर पिंसर ग्रास्प जो है ये कम्प्लीटली आ जाता है। और यदि इमैच्योर तरीके से पूछा जाए इमैच्योर पिंसर ग्रास्प कब जो है प्रेजेंट रहता है, तो 9 मंथ की एज में पहले इमैच्योर रहेगा और 12 मंथ की एज कंप्लीट करने पर मैच्योर पिंसर ग्रास्प चाइल्ड में प्रेजेंट होता है। उसके बाद पूछा गया है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ एन इन्फेंट बर्थ वेट इज़ नॉर्मली। यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट ईयर आफ्टर बर्थ मतलब बर्थ के 1 साल बाद जब इन्फेंट रहेगा उसका बर्थ वेट नॉर्मली कितना रहेगा। बर्थ के 1 साल बाद मतलब इन्फेंट वाली एज में जो चाइल्ड है उसका जो बर्थ वेट है वो कितना रहेगा। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। क्वाड्रिप्लस मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, डबल मतलब 2 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, रिमेन स्टेबल मतलब कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, या फिर ट्रिपल मतलब 3 गुना बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अगर नॉर्मल जैसे बच्चे का वज़न जो है वो 2.5 किलो से 3.5 किलो जो है वो नॉर्मल रहता है। न्यूबॉर्न बेबी का अगर वेट देखा जाए तो 2.5 to 3.5 kg रहता है बर्थ के टाइम पर। अब यहाँ पर पूछा गया है कि फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ गया है कि जन्म के 1 साल बाद कितना हो जाएगा। यहाँ पर बताना है ऑप्शंस देख के 1 साल बाद जो है चाइल्ड का वेट कितना इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी ट्रिपल मतलब 3 गुना जो है बच्चे का वज़न बढ़ जाता है 1 साल की एज पर। और यदि पूछा जाए कि बच्चे का वज़न जो है वो डबल कौन सी एज में होता है, तो 6 महीने की एज में जो बच्चे का वज़न रहता है वो 2 गुना बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। और 1 साल की एज पर जो है 3 गुना वज़न बढ़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट अपीयरिंग टीथ इन अ चाइल्ड एज मतलब कि जब चाइल्ड में फ़र्स्ट टाइम टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं तो इनमें से कौन से टाइप का टीथ है
जो कि सबसे पहले विजिबल होता है? ऑप्शन नंबर ए इज़ प्री मोलर, ऑप्शन नंबर बी इज़ इंसीजर, ऑप्शन नंबर सी इज़ कैनाइन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ थर्ड मोलर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इंसीजर। से पहले जो है लोअर सेंट्रल इंसीजर टीथ जो है ये फर्स्ट अपीयर होता है चाइल्ड में, और कब अपीयर होता है यदि पूछा जाए तो 6 मंथ की एज में ये फर्स्ट टाइम अपीयर होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस ऑफ अ न्यूबॉर्न इज। नॉर्मल हेड सर्कमफेरेंस कितना रहता है न्यूबॉर्न का? ऑप्शन नंबर ए इज़ 30 to 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज़ 35 से 37 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज़ 31 से 33 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 33 से लेके 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 33 से 35 सेंटीमीटर। उसके बाद पूछा गया है रूटिंग रिफ्लक्स इन इन्फेंट इज डिसअपियर एट। जो रूटिंग रिफ्लक्स होता है वो इन्फेंट में कब डिसअपियर हो जाता है, चले जाता है? रूटिंग रिफ्लक्स क्या होता है? तो जब हम जो न्योनेट रहेगा उसके जिस भी तरफ हम टच करेंगे गालों पर, चीक्स पर, तो वो उसी तरफ अपनी नेक को टर्न कर लेता है, उसे रूटिंग रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है रूटिंग रिफ्लेक्स कब डिसअपियर हो जाता है। ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 1 मंथ, ऑप्शन नंबर बी इज़ 3.3 से 4 मंथ, ऑप्शन नंबर सी इज़ 6 to 8 मंथ या फिर ऑप्शन नंबर डी इज़ 9 से 12 मंथ। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी 3 to 4 मंथ। 3 to 4 मंथ की एज में जो रूटिंग रिफ्लेक्स है वो डिसअपियर हो जाता है। न्यूबॉर्न में बर्थ के टाइम पर रूटिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट रहता है जो कि नियोनेट को ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइज ऑफ सक्शन कैथेटर यूज्ड इन नियोनेट फॉर ओरल एंड नेजल सक्शन इज। यहाँ पर पूछा गया है कि सक्शन कैथेटर का साइज़ बताना है जो कि न्योनेट के लिए यूज़ किया जाता है ओरल और नेज़ल को सक्शनिंग करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ 8 फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी इज़ 12 फ्रेंच, ऑप्शन नंबर सी इज़ 14 फ्रेंच एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 16 फ्रेंच। तो यहाँ पर हमें सक्शन कैथेटर का साइज़ बताना है जो कि न्योनेट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए 8 फ्रेंच। 8 फ्रेंच का जो सक्शन कैथेटर है ये न्योनेट के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन इज़ रूटीनली एडमिनिस्टर्ड टू अ न्यूबॉर्न टू प्रिवेंट ब्लीडिंग। यहाँ पर पूछा गया है कि जो न्योनेट है उसे ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए कौन सा इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं। ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ इंजेक्शन विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी इज़ सोडा बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी इज़ कैल्शियम ग्लूकोनेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ मेथाइल एर्गोमेट्रिन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इंजेक्शन विटामिन के। जो विटामिन के का इंजेक्शन होता है ये ब्लीडिंग से प्रिवेंट करने के लिए न्यूबॉर्न में जो है एडमिनिस्टर किया जाता है। उसके बाद पूछा गया है टोटल लंग कैपेसिटी इन अ न्यूबॉर्न इज़। न्यूबॉर्न के लंग की टोटल कैपेसिटी पूछी गई है, कितनी रहनी चाहिए। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ 100 ml, ऑप्शन नंबर बी इज़ 350 ml, ऑप्शन नंबर सी इज़ 500 ml एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 150 ml। तो यहाँ पर हमें जो है न्यूबॉर्न के लंग की कैपेसिटी बतानी है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 150 ml। अगर न्यूबॉर्न की जो लंग्स की कैपेसिटी देखी जाए तो वो 150 ml रहती है और एडल्ट के नॉर्मल लंग्स की कैपेसिटी जो रहती है वो 500 ml रहती है। तो आज के वीडियो में हमने
पीडियाट्रिक नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। यदि आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है MPSB ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के लिए, वहाँ पर जाकर आप और क्वेश्चंस देख सकते हैं। और यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की PDF या हैंड रिटन नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।